दोस्तों आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं और ये चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है दोस्त। अब आप पूछेंगे तुम कौन हो भाई, तो मैं दोस्त सीनियर एएलपी हूँ इंडियन रेलवेज़ में। 2018-19 की वैकेंसी में मैं भर्ती हुआ था। बहुत सारे ग्रुप डी के कर्मचारी मुझे डेली ही मिलते हैं, हर ड्यूटी पे मिलते हैं ग्रुप डी के, और उनसे अच्छी बातचीत होती है। मेरे सामने कितने लोग आए और कितने लोग प्रमोट हो गए और कितने लोग ट्रांसफ़र चले गए, काफ़ी सी सारी चीज़ें हैं और आज भी बहुत सारे लोग वहीं काम कर रहे हैं। सारी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप डी में अगर आप सेलेक्ट होते हैं 10वीं के बाद तो आपका क्या काम होने वाला है, क्या हाल होने वाला है। तो दोस्त 32,438 पोस्ट हैं। और अगर सिर्फ सच्चाई की बात जान लीजिए कि कैसी है, बिल्कुल सच सच, क्योंकि आप रील्स देखते हैं ना, तो उसमें आधी चीज़ बहुत से लोग फेंक देते हैं अपना शो ऑफ करने के लिए। अभी देखिए 8वां वेतन आयोग आ रहा है शो ऑफ करने के लिए, मेरी तनख्वाह 1 लाख, मेरी 1.5 लाख, सब फालतू की बकवास बातें हैं दोस्त, कुछ नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कि ग्रुप डी में अगर अभी एक अप्रॉक्सीमेट आप सैलरी देखेंगे तो अभी लगभग 35,000 है। अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं, अगर आपकी कुछ ऐसी ड्यूटी है जहाँ पर आप बाहर जाकर ड्यूटी करते हैं, सपोज़ यहाँ आपका हेडक्वार्टर है, ट्रेन में ड्यूटी है तो ट्रेन के साथ आते जाते हैं, तो वहाँ पर आपको टी के रूप में लगभग 500 रुपये रोज़ मिलते हैं, जो कि तनख्वाह में जब जुड़ जाते हैं तो वो 10-12 हज़ार रुपये बढ़ जाती है। ठीक है। तो जिनकी ज़्यादा सैलरी बनती है, जिस तरह से मतलब एक हो गई कि जिनकी वहीं ऑफिस में ड्यूटी है तो उनकी लगभग 35,000 बनेगी, और जिनको इस तरह से दौड़ भाग ज़्यादा करनी है उनकी लगभग 45,000 बनेगी। वहीं अभी 8वां पे कमीशन आ जाएगा, 1-2 साल में शायद लग भी जाए, उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो लगभग 10,000 तो बढ़ी जाएगी। जिनकी 35, 34, 33 है उनकी लगभग 45 पहुँच जाएगी, और फिर वही जिनकी तब 10,000 थी उनकी अभी भी 10,000 ज़्यादा ही रहेगी। जो आपका काम है दोस्त, जो ग्रुप डी है, सबसे रेलवे में सबसे निचले कर्मचारी ग्रुप डी के ही होते हैं। ग्रुप डी के ही कर्मचारी सबसे नीचे के होते हैं, उसके ऊपर के होते हैं ग्रुप सी, जो कि हम है लोको पायलट वगैरह। ठीक है। ग्रुप बी अधिकारी रैंक आ जाती है। ठीक है। और ऊपर आईएएस पीसीएस ये सब आ जाते हैं, बहुत ऊपर वाले। ठीक। तो जो ग्रुप डी की जो है ये संख्या में सबसे ज़्यादा है, संख्या इन्हीं की सबसे ज़्यादा है ग्रुप डी के कर्मचारियों की। ठीक है। एक तरह से दोस्त अगर आप स्टेशन मास्टर के साथ, एसएससी के साथ, जेई के साथ काम कर रहे हो तो आप उनके हेल्पर के तौर पर ही तो काम करोगे। पहले का समय मैं सच बताता हूँ आपको, जो बहुत से ऐसे लोग थे जो अपना मीठी चुपड़ी बातें करके, अपना मतलब सेटिंगबाजी करके काम से बचे रहते थे। वो क्या करते थे, उन्हीं के घरों का काम निपटा दिया, है ना, तो वो मतलब ड्यूटी से बचे रहते थे। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो काफ़ी हैं, जो काफ़ी कम हो गए हैं, और काम जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, सभी के ऊपर काफ़ी लोड रहता है, और सब पढ़े लिखे वर्ग आ गया है। पहले इतना पढ़ा लिखा डिपार्टमेंट नहीं होता था रेलवे में। अपने जो फादर होते थे उन्हीं की जगह लग जाते थे, वो 2 साल पहले रिटायरमेंट ले लेते तो उनकी जगह उनका बेटा आ जाता था। अब जो बंदा एक बंदा है पढ़ा लिखा, एग्ज़ाम पास करके आया, वो अपनी वैल्यू जानता है, वो एग्ज़ाम की वैल्यू, जॉब की वैल्यू जानता है। जो अपने फादर की जगह आया वो उसमें वो बात कभी, मतलब आप वो अच्छे भी होते हैं लोग, परंतु ज़्यादातर ये माना गया है दूसरे लोगों के द्वारा कि वो उनमें वो बात नहीं आ पाती है, वो उस जॉब की वो वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर आएंगे यहाँ पर, और आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे दोस्त जिनको ये नौकरी अच्छी नहीं लगेगी। वो कहेंगे यार ये तो मजदूरी है, वो कहेंगे ये तो, इसीलिए मैंने आपको पोस्ट प्रेफरेंस बताई, जिसमें मैंने आपको समझाया कि कुछ पोस्ट को बिल्कुल नीचे ही रखना, नहीं तो आपको वाकई में बिल्कुल वैसी ही फील आएगी जैसे आप इतना पढ़ लिखने के बाद बिल्कुल मतलब लेबर वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि कुछ पोस्ट पे वाकई में लेबर वाला काम ही है, परंतु अगर आप स्टेशन एरिया में हैं, ठीक है, जैसे कि पॉइंट्समैन के रूप में, अगर आप असिस्टेंट मैकेनिकल, सॉरी असिस्टेंट शेड में हैं, वर्कशॉप में हैं, सीएनडब्ल्यू में हैं, ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें आपको थोड़ा सही लगेगा, इतना बुरा फील नहीं होगा। ठीक है। साथ ही साथ आपके सर से एक बेरोजगारी का ठप्पा हट जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत परेशानी है, लोगों को चाहिए कि बस मुझे नौकरी चाहिए और मेरा घर परिवार कुछ सही हो जाए। सही भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि सही नहीं होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। और अगर आप वहाँ पर टिके रहेंगे, किसी तरह से वो अपना जो पीरियड है, टाइम है मेहनत का, वो निकाल लेंगे, तैयारी करते रहेंगे, तो दोस्त गारंटी से आप प्रमोट भी हो जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो प्रमोशन लेकर निकल ही जाएंगे, ये बात मेरी समझ लीजिए। तो बस अगर आप एंट्री है मतलब अच्छी पोस्ट के लिए, तो अब जो हम टारगेट बनाकर चलेंगे दोस्त, वो टारगेट बनाकर चलेंगे 80+ का, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन गलत भी हो जाएं तो उसको हम झेल लें। यहाँ पर 25 नंबर की मैथ आनी है, 30 नंबर की रीजनिंग, 25 की साइंस और 20 की जीके। 90 मिनट होंगे और इन सभी के 100 सवाल होंगे, और टाइम को किस तरह से मैनेज करना है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। फॉर्म भरते ही आप क्या करिए दोस्त, ये एक ऐसी बुक है, ये है फिजिक्स वाला की आरआरबी ग्रुप डी की ऑल इन वन बुक। ये है ऑल इन वन बुक दोस्त। ऑल इन वन बुक में क्या है, सभी सब्जेक्ट, वो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, जी हो गया, इनकी थ्योरी आपको मिलेगी, आपको इनके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। देखिए चैप्टर वाइज थ्योरी मिलेगी,
ठीक है, विद टाइम सेविंग शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं यहाँ पर। 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, करंट अफेयर, 15 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, 5,000 प्लस क्वेश्चन और स्टेप बाय स्टेप उनका एक्सप्लेनेशन। तो ये बुक पता है किन किन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है? सबसे पहले तो सबसे इनिशियल वालों के लिए, जो पहली बार पेपर दे रहे हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आप इसमें से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देंगे और आप देखेंगे कि 90 मिनट में आप कितने नंबर ला पा रहे हो, तो आपको अपनी स्पीड पता चल जाएगी। कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एएलपी की, एसएससी की या किसी और चीज़ की तैयारी कर रखी होगी, तो वो यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है दोस्त। कुछ बच्चे जो वाकई में कहीं की तैयारी नहीं करी है, उनको यहाँ पर हल्की सी समस्या आएगी, तो वो अपना परफॉर्मेंस जांचेंगे कि भाई मैं तो 100 में से 60 ही नंबर ला पा रहा हूँ और मुझे मेहनत की बहुत ज़रूरत है। इसके बाद आप इसमें से एक 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 चैप्टर करके, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ पर इनका ये है, ठीक है, इंडेक्स। यहाँ पर आप एक चैप्टर करके, जैसे मैथ लिया आपने, नंबर सिस्टम कंप्लीट, बोर्ड मास कंप्लीट, एलसीएम एचसीएफ स्क्वायर, यहाँ पर इनके क्वेश्चंस भी होंगे, आंसर भी होंगे और उससे पहले उनकी थ्योरी भी होगी। तो आपको बहुत ज़्यादा डर खत्म हो जाएगा कि यार मैं किससे पूछूं या मेरा क्या सिलेबस होने वाला है, ये चैप्टर आएगा कि नहीं। सब कुछ दिया हुआ है जो जो ग्रुप डी में आएगा। इसके बाद आपका क्या आ गया? रीजनिंग आ गया। इसके बाद क्या आ गया? आपका जी आ गया। इसके पहले क्या आ गया? आपका वो आ गया, साइंस आ गया। ठीक है दोस्त। तो आपको यहाँ पर सभी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर साइंस आ गया, 10 तक की साइंस आनी है। इसके में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। तो आपको पूछने का झंझट खत्म हो गया। इसलिए ये बुक्स बहुत अच्छी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वरना आप फिजिक्स वाला की अमेजन या फ्लिपकार्ट से भी दोस्त बुक ले सकते हैं। ठीक है। ये बुक उनके लिए भी बहुत अच्छी है जो अभी कहीं ना कहीं जॉब्स में है और कह रहे हैं भाई मेरे को टाइम नहीं मिलता। ठीक है, या जो ट्रैवल करते हैं, क्योंकि एक बुक है, एक बुक को आप बैग में डालिए, कहीं भी कैरी करिए और जहाँ समय मिले आप उसमें 1 घंटा पढ़ लीजिए। ठीक है। ज़्यादा मोटी बुक हो या बहुत सारी बुक्स हो तो परेशानी समझ में भी आती है। तो सबसे पहले आप इस बुक को मंगा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए 2-4 और देखिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम का आइडिया भी एग्ज़ाम का भी आइडिया हो जाएगा। अब दोस्त सपोज़ आपको अभी पेपर देना है एएलपी के, साइको टेस्ट देना है। मैं समझता हूं कि आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे ज़्यादातर को नॉलेज नहीं होगी साइको टेस्ट क्या होता है, परंतु अभी अगर आप साइको टेस्ट के 10 प्रैक्टिस सेट लगा लें तो आपको नॉलेज हो जाएगी। तब आप दूसरों को बताएंगे कि अरे साइको टेस्ट में तो ऐसे सवाल आते हैं, वैसे आते हैं, या स्पीड ज़्यादा तेज बनानी पड़ती है, या ये भी गलतियाँ हो जाती हैं, बताने लगेंगे ना। यही मैं कहता हूँ कि सबसे पहले अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो आप उस एग्ज़ाम के लिए नए नहीं हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे। मैंने एलपी का पेपर एक बार दिया, एक बार में मैं पास हो गया, तो अब मैं आपके लिए पुराना हो गया, क्योंकि अब मैं आपको लोगों को चीज़ें बता पाता हूँ कि भाई ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो। ऐसे ही आप भी जब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे तो आप भी नए नहीं रहेंगे, आप भी पुराने हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप भी सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दीजिए और उसके बाद अपना लेवल देखिए। इसके बाद जो जो ये रहे सिलेबस, हर सिलेबस सुबह ले लीजिए। मैथ और रीजनिंग को सुबह पकड़ लीजिए और जीए और साइंस को पकड़ लीजिए शाम को। ठीक है। मैथ और रीजनिंग को साथ में पढ़ा जाता है, जीए और साइंस को साथ में पढ़ा जाता है। चैप्टर वाइज करते जाइए, क्वेश्चन आंसर करते जाइए। इससे क्या होगा, जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे साथ साथ, तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी दोस्त। ठीक है। इस तरह से जब आप बढ़ते जाएंगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, तो आपका जो सिलेबस है वो 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। होता क्या है दोस्त, जब आप फॉर्म भरते हैं, बुक लेके आते हैं, तो शुरू शुरू में आप में पूरा जोश होता है और जोश समय के साथ ठंडा होता जाता है। इससे पहले वो ठंडा हो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा उसको डीप में नहीं पढ़ा आपने। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा, पर मैं ये भी समझता हूँ कि आपने हर चैप्टर के सवाल भी किए, तो आपकी 80% प्लस वाली तैयारी हो चुकी है। 80% प्लस वाली तैयारी हो चुकी है, यानी 100 में से 80% तैयारी हो चुकी है। आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर से वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिए और आप देखिए कि आपको अब कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है। अब आप जितने भी पेपर देते जाएंगे, आपको हर पेपर में कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे जो आप नहीं कर पा रहे। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली फिर भी नहीं कर पा रहे, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया पर आप उस सवाल को नहीं कर पा रहे, या फिर कुछ ऐसे कमजोर टॉपिक्स मिलेंगे जो उसमें आपको पता चलेगा। सपोज फिजिक्स में आपको रेजिस्टेंस वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कलर कोडिंग समझ में नहीं आ रहा, तो आप समझ जाएंगे कि ये मेरे कमजोर टॉपिक्स हैं। तो अब आपको उन कमजोर, हर पेपर देने के बाद अपने कमजोर टॉपिक्स को नोट करना है और उनको सीखना है। अगला 1 महीना आप सीखने में लगाइए। इससे क्या होगा, आप में बढ़ोतरी होगी, नंबर बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्त, रेलवे का ग्रुप डी का ऑफिशियल
सिलेबस, ठीक है। ये है ग्रुप डी का ऑफिशियल सिलेबस जो रेलवे ने दिया है। मैथ का, रीजनिंग का, साइंस इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास 10th के लेवल तक की बताई है। और जीए में क्या होती है, सबसे ज़्यादा अभी तक जो रेलवे के पेपर हुए हैं ना उसमें करंट अफेयर आई है दोस्त। जो अभी पेपर जितने भी हुए दिसंबर में, सबसे ज़्यादा जीए में करंट अफेयर्स आई। करंट अफेयर्स को हम तभी पढ़ना शुरू करेंगे जब एग्ज़ाम की डेट डिसाइड हो जाएगी। इसके अलावा आप अपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को कंप्लीट करिए, कोशिश करिए अगर आपको वो कठिन लगते हैं तो ट्रिक से पढ़ लीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिलेबस हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। मैथ और प्लस रीजनिंग को आप सुबह पढ़िए, और जीए और साइंस को आप शाम को पढ़िए, ठीक। 3 दिन पढ़िए, 3 दिन पढ़िए, ठीक, 3 दिन पढ़िए। फिर चौथा दिन आएगा, उस चौथे दिन उन सभी को रिवाइज करिए। रिवीजन करने से ही आपको याद रहेगा, वरना आप सिर्फ पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो 10-15 दिन के बाद आपके दिमाग में घचर पचर हो जाएगी, पिछले वाला भूल जाएंगे, सब मिक्सअप हो जाएगा। इस तरह से आपको पढ़ते हुए चलना है कि 3 दिन पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे, देखिए, जिन्होंने एसएससी की तैयारी करी है, जिनने एएलपी की तैयारी करी है, जिनने जेई की तैयारी करी है, जिनने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करी है, उसको ये पेपर ईजी लगने वाला है। पर बहुत से बच्चे जिन्होंने कहीं तैयारी नहीं की, उनको ये पेपर कठिन लगेगा। इसलिए कठिन लगेगा क्योंकि कभी उन्होंने ये टॉपिक्स पढ़े नहीं हैं, उनको सारी चीज़ें सीखनी है। परंतु जिसने भी तैयारी करी हैं उनको ये पेपर बहुत आसान लगेगा। तो जिनको ये आसान लगता है उनको सिर्फ अपनी मिस्टेक्स पर काबू पाना है और 80+ का टारगेट बनाकर दोस्त चलना है। इसके बाद रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल भी होगा, जिसमें आपको पार पाना होगा, और फिजिकल के बाद क्या होगा, आपका डीवी और मेडिकल होगा, ठीक। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कई चीज़ें समझ में आई होंगी। ये समझ में आया होगा कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या फ़ायदा हो जाता है। तो अगर आपकी अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो दोस्त, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बुक्स मैंने आपको बता दी। फिजिक्स वाला की अकेली ऐसी बुक है, मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं नहीं बताता बुक दूसरों की, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनकी बुक है ऑल इन वन। ऑल इन वन बुक में क्या फ़ायदा है, सारा सिलेबस जिसमें हर सब्जेक्ट की थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मॉक टेस्ट, यानी कि आपको एक ही बुक में बहुत सारे चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत सारे बच्चे दुकान पे जाते हैं, मैं खुद जाता था तो ऐसी बुक ढूंढता था या मिल जाती थी कि जिसमें यार सपोज मैंने एसएससी का फॉर्म भरा और एसएससी का पेपर देने गया, सॉरी बुक लेने गया, और अगर मुझे कोई ऐसी बुक मिल गई जिसमें एक ही बुक में सारी चीज़ें मिल रही होती थी तो मैं वो ले लेता था। क्यों? क्योंकि फिर मुझे अलग अलग चीज बुक नहीं ले, इतना तो कोई पढ़ता ही नहीं है भाई। बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे अलग ही होते हैं यार, वो तो उनको तो मोटी मोटी किताबें चाहिए। जो बच्चे कहते हैं कि मैं 7-8 घंटे पढ़ता हूँ, 10 घंटे पढ़ता हूँ, यार ऐसी किताबें 10 घंटे पढ़ने वाला 1 हफ्ते में ख़त्म कर देगा यार, ठीक है। बहुत होते हैं 10 घंटे। तो मैं तो सही बताऊं तो इतना ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं था, तो मैं तो ढूंढता था पतली बुक या ऐसी बुक जिसमें कि सारा सिलेबस हो, सारे सब्जेक्ट का हो, क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें उसी में ही हो यार, कोई मुझे अलग से लेनी ना पड़े। और क्यों? वरना क्या है, कोई ये बुक, अभी ये बुक ढूंढ रहे हो, कभी वो बुक, अभी वो मिल नहीं रही है, इस तरह से बहुत सारे झाड़ होते हैं। एक बुक को आप कहीं कैरी भी कर सकते हो, तो इसीलिए मैंने ये सजेस्ट करी। दूसरी बुक्स की सिमिलर होती तो मैं आपको नहीं बोलता, क्योंकि दोनों सेम ही, मैथ की दूसरी बुक भी सेम, ये भी सेम, इसलिए मैं क्यों कहता भाई। परंतु इस बुक में फ़ायदा यही है कि एक ही बुक के अंदर सारे सब्जेक्ट, उनकी चैप्टर वाइज थ्योरी, क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट हैं।